हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ाने की शुरुआत कर रखी है, क्योंकि जून के महीने में अभी UGC नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और DSSB TGT हिंदी, चंडीगढ़ TGT PGT हिंदी और BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है PGT टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। तो उसके भी मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ BPSC का भी सिलेबस आप करवाइए। तो आज की वीडियो जो है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और BPSC वाले जो स्टूडेंट हैं, एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपना सिलेबस सेंड कर दें तो मैं उसे भी साथ साथ करवा दूंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकांकी और कहानी, नाटक। ये नाटक, उपन्यास, निबंध ये हम लगभग कर चुके हैं। और नाटक जो है, नाटक की एक दो वीडियो रहती हैं, अभी मैं बाद में डालूंगी। नाटक के अंदर मैंने प्रसाद युगीन नाटक और भारतेंदु प्रसाद युगीन नाटक तक मैंने करवा दिए हैं। और प्रेमचंद युगीन और ये भारतेंदु प्रसाद युगीन तक के नाटक मैंने करवा दिए हैं। और उसके बाद प्रसादोत्तर के नाटक जो हैं वो रहते हैं, तो उनके एक दो वीडियो मैं और डाल दूंगी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकांकी, क्योंकि आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम था और नाटक वाली वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि आज एकांकी करवा देती हूँ। और एकांकी आती है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत। और हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आती है आपकी आत्मकथा, आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्टा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। तो ये सभी मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर करवा दी हैं। आप वीडियो देख सकते हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाई हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से आपको सीधे तौर पर प्रश्न वहाँ से रखे हुए मिलने की संभावना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं एकांकी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं एकांकी। एकांकी ये नाटक का ही एक भाग है। एकांकी किसे कहते हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नाटक होता है जो कि रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, उसी प्रकार से एकांकी भी होती है जो रंगमंच पर अभिनीत की जाती है। और नाटक के अंदर अंक होते हैं, जैसे दृश्य जो होते हैं वो अंकों में विभाजित होते हैं। जैसे कि हम रजनी नाटक धारावाहिक जो था, रजनी नाटक की बात करें, इसका नाम सभी ने सुन रखा होगा। ठीक है, रजनी मनु भंडारी का जो है रजनी नाटक, इसी नाटक ने कहकर इसे एकांकी कहा गया है, क्योंकि इसे एकांकी कहा गया है। और रजनी नाटक के अंदर जो है 7 अंक है। रजनी नाटक के अंदर क्या है? 7 अंक है। तो ये आपका एकांकी है और ये नाटक से मिली जुली विधा है। ठीक है, तो प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन पर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि प्रथम एकांकीकार किसे माना जाता है, या प्रथम एकांकी कौन है। इस तरीके के ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि TGT लेवल का कोई भी पेपर हो तो वहाँ से ऐसे पॉइंट्स, टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो एकांकी है एक घूट, यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी का क्या नाम है? एक घूट। कब प्रकाशित हुई? 1930 में। जो एक घूट एकांकी है वो किस प्रकार की एकांकी है? आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखो, मतभेद तो विद्वानों में चलते ही रहते हैं। कोई किसी एकांकी को पहली एकांकी मानता है, कोई किसी को मानता है। तो सभी के जो मत हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो विद्वान है यहाँ पर, और ये प्रथम एकांकीकार हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो विद्वान हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ठीक है, प्रथम एकांकीकार। और जो रामनाथ सुमन है वो राम कुमार वर्मा को ही मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ, गुप्त और अज्ञे
ये किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। और जयशंकर प्रसाद की एकांकी कौन सी है? एक घूंट, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में। और रामकुमार वर्मा की कौन सी है? बादल की मृत्यु। ठीक है, तो ये हैं जिन्हें, ये कुछ विद्वान हैं जो अपने अपने मत से प्रथम एकांकीकार मानते हैं। तो याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र का पेपर में पूछ सकते हैं, आगे का पूछ सकते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की। अब आप देख रहे होंगे कि एकांकी जो एक घूंट थी वो भी 1930 में प्रकाशित हुई, और जो बादल की मृत्यु है रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित जो एकांकी है वो भी 1930 में प्रकाशित हुई। और बादल की मृत्यु जो है रामकुमार जी वर्मा ने सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर इसको लिखा है। तो हिंदी के प्रमुख एकांकीकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एकांकीकार हैं, सबसे पहला डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंबर 1। इनकी एकांकी कौन कौन सी हैं? पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। ठीक है, ये याद रखनी है। अब इनको आप याद कैसे करेंगे? इनके लिए एक ट्रिक सी बताती हूँ आपको। जो पृथ्वीराज है, आप देख रहे होंगे, पहले तो नाम से याद करना चाहे तो नाम से कर लेना। पृथ्वीराज रेशमी टाई पहनकर चारुमित्रा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो कैसी है? उसने, चारुमित्रा ने विभूति लगा रखी है, सप्त किरण जैसी दिखाई देती है, उसका रूप रंग सप्त किरण जैसा है। कैसे याद रखेंगे? पृथ्वीराज, रामकुमार वर्मा का जो पृथ्वीराज नायक है वो पृथ्वीराज की आंखें, मतलब पृथ्वीराज ने रेशमी टाई पहनकर चारुमित्रा के पास जाता है और माथे पर विभूति लगा रखी है, और जो चारुमित्रा है वो सप्त किरण जैसी रूप रंग वाली है। ये दोनों तैयार होकर, यानी कि पृथ्वीराज और चारुमित्रा, ये दोनों तैयार होकर कहाँ पर जाते हैं? कौमुदी महोत्सव में जाते हैं। ठीक है, कौमुदी महोत्सव। फिर ध्रुव तारिका आपको याद रही तो कर लेना। और कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, ऋतुराज कौन सी होती है? बसंत, बसंत ऋतु में होता है कौमुदी महोत्सव। ठीक है, वहाँ पर दोनों जाकर क्या करते हैं? दीपदान करते हैं और बापू से मिलते हैं, और इंद्रधनुष, रिमझिम जैसी वहाँ पर झमझमाट हो जाती है। जब वो दीपदान करते हैं कौमुदी महोत्सव में जाकर, तो क्या करते हैं? इंद्रधनुष जैसी रिमझिम वहाँ पर हो जाती है। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की कारवा, आप लिख लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाता है या तो कारवा से पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि बादल की मृत्यु एकांकी किसके द्वारा रचित है, या फिर प्रथम एकांकी या जयशंकर प्रसाद, या एक घूंट कौन सी विधा है, या फिर एक घूंट के रचनाकार, एकांकी के रचनाकार कौन है। प्रश्न यहाँ से 3 बनते हैं, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो भुवनेश्वर की एक है कारवा, लाटरी भी है एक इसकी, कारवा लाटरी। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। और उपेंद्र नाथ अश्क, तीसरा नाम आता है उपेंद्र नाथ अश्क। और इनकी देखते हैं, इसकी जो एकांकी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ जो अश्क है ये सामाजिक व्यंग्य वाली एकांकी हैं, जिनमें सामाजिक व्यंग्य की प्रधानता है। ठीक है, दूसरी जो उन्होंने लिखी एक प्रहसन यानी कि हंसी मजाक वाली लिखी। तीसरी जो एकांकी है इनके द्वारा लिखी गई प्रतीकात्मक एकांकी है। तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब कौन कौन सी है? सामाजिक व्यंग्य वाली कौन सी है? लक्ष्मी का स्वागत। सामाजिक व्यंग्य, देखो लक्ष्मी का स्वागत, भाई इस समाज में बहुत से गरीब लोग, सभी लोग गरीब ही हैं ये समझ लो, तो लक्ष्मी का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। सामाजिक, समाज लक्ष्मी का स्वागत करता है, चाहे वो पापी हो फिर भी वो लक्ष्मी से मोहब्बत करता है। जोंक, ये तो थोड़ा जोड़ सकते हैं आप। और जिसके पास लक्ष्मी होती है स्वर्ग की सी झलक महसूस करता है और अधिकार का रक्षक बन जाता है। आपस का समझौता, मतलब जब लक्ष्मी आ जाती है तो स्वर्ग की सी झलक दिखाई देती है, पापी भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं
और अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, मतलब जब लक्ष्मी आ जाती है तो आपस में समझौते करके भेदभाव को मिटा देते हैं, ऐसे याद रखना है। ठीक है। प्रतीकात्मक जो एकांकी है, प्रतीक जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, चरवाहे, देवताओं की छाया में खिड़की, मतलब जो चरवाहे हैं वो देवताओं की छाया में खिड़की से देखते हैं, तो ये प्रतीक है। और गली, अंधी गली, ये 4 हैं। प्रतीकात्मक एकांकी कौन कौन सी हैं? चरवाहे जो हैं देवताओं की छाया में खिड़की से देखते हैं और खिड़की से उन्हें अंधी गली दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रहसन, तो प्रहसन होते हैं जिसमें हंसी मजाक होता है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया, ये तो रहने दो। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये आप याद कर सकते हैं। उदय शंकर भट्ट की भी इम्पोर्टेंट है, और जब आपने उदय शंकर के नाटक पढ़े होंगे तो उनमें भी इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो नाटकों में आ गई हैं, क्योंकि एकांकी है और नाटक का और एकांकी में भेद जो है बहुत ही कम है। तो उदय शंकर भट्ट का एक ही कब्र में, 10,000 दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी, ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको करना है कि उदय शंकर भट्ट एक ही कब्र में 10,000 कौन है? दुर्गा, दुर्गा और नेता, यानी कि एक उदय शंकर भट्ट की एक कब्र है, उसी के अंदर 10,000 दुर्गा हैं। ठीक है, 10,000 दुर्गा और नेता। और बात कब की है? 1935। बात कब की है? 1935 की। ठीक है। और इसमें से दुर्गा बताया मैंने आपको, तो दुर्गा के पास स्त्री का हृदय है, और नेता जो है बड़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पर्दे के पीछे रहते हैं नेता लोग, और स्त्रियां भी पर्दे के पीछे रहती हैं। तो आप इतना ही याद कर लें इसकी, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित कौन कौन सी एकांकी है? सेठ, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? सेठ जो होते हैं ना, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, हर दुकान पे सेठ बैठा रहता है, सेठ ही कहते हैं अक्सर हम दुकान वालों को। तो उनके अंदर आपस में क्या रहती है? स्पर्धा रहती है, मतलब होड़ रहती है। और क्योंकि मानव मन है तो आपस में मैत्री बना लेते हैं, और मैत्री बना के कहते हैं कि वह दूसरा सेठ भाई मरा क्यों, क्या हंगर स्ट्राइक से तो नहीं मर गया वो, क्योंकि उसके पास बुद्ध की एक शिष्या भी आई थी। कब आई थी? एकादशी के दिन। चतुष्पथ और पंचभूत 4, यानी कि चतुष्पथ 4, पंचभूत 5 और ये एकादशी। तो इस तरीके से भी याद आपको रह जाएगी। ठीक है, आगे जो है ये थोड़ा सा भाई इग्नोर कर देना, मेरा इधर हाथ लग गया था स्क्रीन पर, तो थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह निकल आई थी। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर। अब इनकी देखते हैं, इम्पोर्टेंट नेम है इनका नाटक के अंदर, कहानी के अंदर, उपन्यासों में भी। तो जगदीश चंद्र माथुर का है मेरी बांसुरी, भोर का ताप, यानी कि उसकी जो बांसुरी है जगदीश चंद्र माथुर की, वो भोर के समय, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय और बंदी। कैसे याद रखेंगे आप? जगदीश चंद्र माथुर, अगर आपको ट्रिक से नहीं करने तो जगदीश चंद्र माथुर का एक घोंसला है, उसके अंदर एक कबूतर खाना है। घोंसला किसका है? कबूतर का है। ठीक है, उसी के अंदर जगदीश माथुर क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, भोर के समय में बजाते हैं ताकि कलिंग पर विजय पा सके। ठीक है, और घोंसला है, वहीं पर कबूतर खाना भी बना हुआ है, और कबूतर खाने के अंदर ही मकड़ी का क्या है? जाल है। और ये मकड़ी का जाल, घोंसला, कबूतर खाना, ये सारे आपको किसके अंदर मिलते हैं? खंडर के अंदर। और खंडर के अंदर से हम किस में से ज़्यादातर गुजरते हैं? खिड़की के राह में से घुसते हैं, तो टूटा फूटा खंडर पड़े रहते हैं।
ठीक है। ओ मेरे सपने, शारदिया और बंदी, ये आप ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण थे, ट्रिक भी मैंने आसान तरीके से बताई हैं। आगे जो एकांकी है महत्वपूर्ण है वही हम देखेंगे। आगे महत्वपूर्ण है गिरजा कुमार माथुर की मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद और लाउड स्पीकर। तो ये आप बना लेना, एक दो ट्रिक, 4 ही हैं इनके, बहुत ज़्यादा नहीं है। भगवती चरण वर्मा का है सबसे बड़ा आदमी, भगवान सबसे बड़ा आदमी है, मैं और केवल मैं, मतलब भगवान कहता है कि मैं और केवल मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ। 2 कलाकार भी मेरे जैसे, मैं और मैं मतलब 2 कलाकार हो गए ना, सबसे बड़ा आदमी। तो भाई मैं तो यही नाम से ही अपने दिमाग में बैठा लेती थी और फिर बोलती नहीं थी। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, भेड़िए और नवप्रभात। अगर आप इसे कर लें, करना चाहे तो कर सकते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र का आता है कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित और बलिदान, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद महत्वपूर्ण आता है विष्णु प्रभाकर की। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित जो एकांकी हैं, प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे और इंसान। भाई इसको मैंने इतनी बढ़िया ट्रिक बना रखी थी कि प्रकाश और परछाई, भाई कहीं 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 पर प्रकाश है और कहीं कहीं पर परछाई पड़ रही है। तो उसमें से अगर कोई आदमी गुजरेगा तो आप रात को 10 बजे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वह दोषी था या नहीं था। तो मैंने ऐसे दिमाग में बैठाया, विष्णु प्रभाकर ने एक आदमी को देखा, वह बेचारा क्या वह दोषी था, विष्णु प्रभाकर नहीं समझ पाया क्योंकि प्रकाश तो था पर परछाई पड़ रही थी और रात को 10 बजे का टाइम था और वो भागकर कहाँ छिप गया, ऊंचा पर्वत और गहरे सागर में छुप गया। ये रेखाएं और दायरे, मतलब वो ये सागर था उसमें जाके छुप गए, उसी के लिए यही रेखाएं थी और यही दायरे थे। और क्या वह दोषी था, वह एक इंसान था। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित एकांकी कौन सी हैं, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। ठीक है। धर्मवीर भारती की है नदी प्यासी थी, जैनेन्द्र कुमार की टकराहट और सुदर्शन की है राजपूत की हार। तो कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन एक टॉपिक था जो आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता कि पता नहीं इसमें से क्या कुछ पूछ लिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।